काम पहले 10 लोग मैनुअली किया करते थे, आज वही काम 2 स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एआई टूल्स कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आपके स्किल की शेल्फ लाइफ 3-4 साल से ज्यादा नहीं। ग्लोबल कंपनीज को जब कोई कटिंग एज एआई सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो एक्सेंचर, डेलॉइट, मैकिन्सी के पास जाएंगे, विप्रो या टीसीएस के पास नहीं। 10 साल पहले अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते थे, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते थे और कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे तो आपको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज उसी नौकरी को पाने के लिए आपको 5 गुना बेहतर करना पड़ेगा। 3 दशक से भी ज्यादा समय तक इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी की तरह सेलिब्रेट किया गया। चमकती ऊंची ऊंची इमारतों में चलने वाली ये कंपनीज सिर्फ शहरों की शान नहीं थी, बल्कि इंडियन मिडिल क्लास के सपनों को सच करने का शॉर्टकट भी थी। घर में पहली कार, पहला फॉरेन ट्रिप और माँ बाप के चेहरे पर वो प्राइड वाली मुस्कुराहट। एक आईटी जॉब लग जाए तो सब मुमकिन लगता था। लेकिन दोस्तों, आज वही इंडस्ट्री इसमें काम करने वालों की रातों की नींदें उड़ा रही है, उनका सुख चैन छीन रही है। मास लेऑफ्स, एक्सप्लॉयटेशन और अनसर्टेनिटी का इतना बड़ा भूचाल आया है कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को भी नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या इंडिया की ये आईटी इंडस्ट्री वाकई में कोलैप्स की तरफ जा रही है, या फिर जो हम डाउनफॉल समझ रहे हैं वो इन शातिर कंपनीज का अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने का एक और तरीका है? और सबसे अहम सवाल, क्या इंडिया का ड्रीम करियर एक आईटी इंजीनियर बनना अब ऑब्सोलीट हो चुका है? गाइस, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले समझेंगे कि कैसे हुआ था भारत में आईटी इंडस्ट्री का राइज, क्या है इसकी ग्राउंड रियलिटीज, क्या है इन कंपनीज के मैसिव लेऑफ्स का रियल गेम, और कैसे आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और हो सके तो अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को भी भेजना, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री पर छाए काले बादलों से पार देख सके। वेलकम टू फैक्टिफाइड, दिस इज अमन और आप देख रहे हैं द डाउनफॉल ऑफ इंडियाज आईटी इंडस्ट्री। अगर आप लोग ये सोचते हैं आईटी की जॉब बहुत ग्लैमरस है, बहुत पैसा है, चमक धमक, तो ये वीडियो आपके लिए। Past couple of days, these pictures have been going viral, showing hundreds of Infosys trainees scrambling to find transport to head back to their hometowns. The year of layoffs. 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 चैप्टर 1, द राइज ऑफ आईटी। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माने कि ऐसी इंडस्ट्री जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का यूज करके डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, व्हाट्सएप या ईमेल भेजते हो, या फिर बैंक ट्रांजैक्शंस करते हो, तो ये सब आईटी का ही काम है। अब हमारी आंखों के सामने तो ये सब ऑटोमेटिक तरीके से होता है, लेकिन ये सब ऑटोमेशन सही से काम करती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, और आए तो टाइम पर ट्रबल शूट हो जाए, ये सारा काम होता है आईटी प्रोफेशनल्स का, जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारा प्रोसेस मैनेज और ऑपरेट करने का काम करते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आईटी सॉफ्टवेयर्स, आईटी सर्विसेज, कॉल सेंटर, बीपीओ और हार्डवेयर नेटवर्किंग तक वो सब चीजें आ जाती हैं, जिनकी किसी भी मॉडर्न कंपनी के चलाने के लिए आज की तारीख में जरूरत पड़ती है। भारत में आईटी सेक्टर की शुरुआत 60 के दशक में ही हो गई थी, जब सरकार ने कंप्यूटर एजुकेशन और रिसर्च को तरजीह देने का फैसला किया। आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ने सोसाइटी में टैलेंट पूल क्रिएट करने का काम किया, और 80 का दशक आते आते टीसीएस और इन्फोसिस जैसी स्वदेशी कंपनीज ने इस नई रेवोल्यूशन को शेप देना शुरू कर दिया। लेकिन तब ये आईटी कंपनीज कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाती थी, बल्कि वो तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को फॉरेन की आईटी फर्म्स में भेजकर या फिर यही काम करवाकर ऑरली या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेट से रेवेन्यू जनरेट करती थी। 1990 आते आते पर्सनल कंप्यूटर्स आम लोगों तक पहुंच चुके थे, और .com बबल के बाद तो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की तादाद ऐसे बढ़ रही थी जैसे बरसात के बाद घास उगती है। इंडियन आईटी फर्म्स ने बस इसी बूम को कैपिटलाइज किया और अपनी सर्विस ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करके ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाया। थैंक्स टू इट्स इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन और कॉस्ट एडवांटेजेस, 21वीं सदी की शुरुआत आते आते इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका था। अपने पीक पर इंडियन आईटी इंडस्ट्री को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोयम्बतूर जैसे कई शहर देश के वेल एस्टेब्लिश्ड आईटी हब्स बन गए, और इन कंपनीज में शहरों के साथ साथ गांव, देहात और कस्बों से आने वाले कई यंग कॉलेज पास आउट्स को काम मिलने लगा। बड़े बड़े ग्लास ऑफिसेज, बड़े बड़े कैफेटेरियाज, हेल्थ और फिटनेस के लिए गेम्स, जिम, ऐसा वर्क कल्चर इंडियंस के लिए नया और काफी इंटरेस्टिंग था। ये पहली बार था जब कोई प्राइवेट जॉब न सिर्फ लाइफ में स्टेबिलिटी दे रही थी, बल्कि फैमिली में रिस्पेक्ट, फॉरेन का एक्सपोजर और सबसे इम्पोर्टेंट महीने के बाद मोटा पे चेक। इस टाइम के यंग आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ये किसी ड्रीम रन जैसा था। आईटी कंपनीज भी ग्रोथ के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, और मास हायरिंग और कैंपस प्लेसमेंट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा यूथ को इस सिस्टम का हिस्सा बना रही थी। लेकिन ये ग्रोथ अभी भी अर्बन सेंट्रिक ही थी, और इसका मैक्सिमम फायदा मेनली मेट्रोज और टियर 1 सिटीज को ही हुआ।
जहाँ के बच्चों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं थी। फिर आया 2008 का रिसेशन, जब इन्वेस्टर्स जो पहले इन इंटरनेट कंपनीज पर नई नवेली दुल्हन की तरह पैसा उड़ा रहे थे, उनके पास भी पैसा नहीं बचा। जब कंपनीज की फंडिंग रुकी तो उन्होंने भी अपना खर्चा कट कर दिया। और चूंकि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इन्हीं फॉरेन क्लाइंट्स पर निर्भर थी, इसीलिए इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर आया। नए कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीज हो गए, कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए और इंडिया के आईटी इंजीनियर्स को जो जॉब सेफ्टी का भ्रम था वो भी टूटा। लेकिन संकट के ये काले बादल जल्दी ही छट गए, क्योंकि रिसेशन ही वो पहला मौका था जब दुनिया भर की कंपनीज ने ये बात भी समझी कि चाहे वो खुद टेक प्रोडक्ट्स बनाते हो या नहीं, लेकिन आईटी के सही इस्तेमाल से उनकी कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बल्कि सेव ही होगी। स्मार्टफोन्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ईआरपी सिस्टम्स जैसे इनोवेशंस ने पूरी इंडस्ट्री की गेम ही बदल कर रख दी। इन टूल्स की मदद से कंपनीज ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगी, प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हुए और प्रोडक्टिविटी बिना प्रोपोर्शनल कॉस्ट इंक्रीज किए बढ़ने लगी। जिन कंपनीज, खासकर इंडियन आईटी फर्म्स ने इन टेक्नोलॉजीज को वक्त रहते सीखा और अडेप्ट किया, वो 2010 आते आते सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर पाई, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के साथ फिर से ग्रोथ के ट्रैक पर आ गई। चैप्टर 2, द रियलिटी चेक। ये वो दौर था जिसे हम आउटसोर्सिंग का गोल्डन एरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनीज में ऑन साइट काम कम होता था और ऑफशोर ज्यादा। इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम और ईस्टर्न यूरोप के कई देशों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अपने यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे कई टेक जायंट्स के अलावा भी सैकड़ों छोटे छोटे प्लेयर्स ने न सिर्फ लार्ज स्केल मैनेज सर्विसेज देना शुरू किया, बल्कि अब तो वो लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करने लगे थे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन मेंटेनेंस हो, कस्टमर सपोर्ट हो या फिर फुल फ्लेज्ड बीपीओ, हम इंडियंस वेस्ट में लगने वाली कॉस्ट के फ्रैक्शन में ये काम करके दे रहे थे और रिजल्ट्स भी फिनोमिनल थे। 2022 आते आते इंडिया की आईटी इंडस्ट्री 245 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इसमें 50 लाख प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे और इसका इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 8% पहुंच गया था। लेकिन 2025 आते आते बाहर से अनशेकेबल दिख रही इस इंडस्ट्री के क्रैक्स भी नजर आने लगे। अब आईटी ने बाउंस बैक तो किया था, लेकिन उन्हीं सेम लोगों के साथ नहीं, हजारों एम्प्लॉइज को रातों रात टर्मिनेट कर दिया गया। कई रिपीटेटिव सपोर्ट रोल्स, नॉन टेक्निकल मिडिल लेवल पोजीशंस को खत्म ही कर दिया गया। एम्प्लॉइज का एक्सपीरियंस भी अब पहले जैसा नहीं था, जॉब सिक्योरिटी घट गई थी, प्रेशर कई गुना बढ़ गया था और हायरिंग पहले से कहीं ज्यादा सिलेक्टिव हो चुकी थी। क्रंचबेस के मुताबिक जहां 2024 में अमेजॉन, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, यूपीएस जैसी यूएस बेस्ड टेक कंपनीज ने 95,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाला, वहीं 2025 में यही आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया था 1,27,000 पर। अब दोस्तों, कहने को ये एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन ये 1,27,000 गुना 4 उम्मीदों के टूटने जैसा है, क्योंकि एक नौकरी सिर्फ एक इंसान को नहीं पालती, बल्कि उसके पूरे परिवार की वेलबींग भी उसी जॉब पर डिपेंड करती है। इस ले ऑफ ट्रेंड में इंडियन टेक कंपनीज भी पीछे नहीं रही। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन्होंने भी हजारों की तादाद में अपनी वर्कफोर्स की छटनी की। 2026 की शुरुआत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही और इस साल भी ये ले ऑफ ट्रेंड चलता रहेगा। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों, इन लाखों नौकरियों के जाने का रीजन एआई, ऑटोमेशन या फिर कंपनी का घटता प्रॉफिट है, ऐसा सोचना आपकी नासमझी होगी, बिकॉज द रियलिटी इज डार्कर देन इट सीम्स। तो हुआ क्या कि 2020 से 22 के बीच कोविड के चलते जो डिजिटल बूम आया था, कंपनीज ने उस दौरान जमकर हायरिंग की। तब इंटरेस्ट रेट्स लो थे और मार्केट में डिमांड ज्यादा, इसीलिए इन्वेस्टर्स का फोकस ग्रोथ और एक्सपेंशन पर ज्यादा था। लेकिन 2023-24 आते आते जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट के लिए प्रेशर डालने लगे। और दोस्तों, ऐसे लेऑफ्स बैलेंस शीट्स के नंबर इंप्रूव करने का सबसे फास्ट तरीका होता है, इसीलिए ये लेऑफ्स मजबूरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन जैसे टेक जायंट्स के टॉप लेवल पर बैठे कई सीईओज पिछले कुछ सालों से एफिशिएंसी की काफी बात कर रहे हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने जब इंडियंस को 72 घंटे पर वीक काम करने की नसीहत दी थी, तब उन्हें खूब बैकलैश मिली। लेकिन मार्केट रिसर्चर्स ऐसी स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि दुनिया भर के लीडिंग बिजनेसमैन, सीईओज अब चाहने लगे हैं कि कमाया हुआ पैसा कम से कम लोगों में बांटना पड़े, और उसके लिए वो अपनी टीम्स को लीन कर रहे हैं, बीच के लोग हटा रहे हैं और कॉस्ट कम करके प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं। एआई और ऑटोमेशन ने भी जॉब्स खत्म नहीं की, बल्कि काम का नेचर चेंज किया है। जो काम पहले 10 लोग मैनुअली किया करते थे, आज वही काम 2 स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एआई टूल्स कर रहे हैं। एक रेडिट पोस्ट में एक यूजर ने अमेजॉन में काम करने वाले अपने एक दोस्त के हवाले से बताया कि कैसे अमेजॉन ने अपने एक प्रोडक्ट पर 100 इंजीनियर्स की टीम को हटाकर कुछ ऑटोमेशन और असिस्टेंट टूल्स देकर 20 बंदों को उसी काम पर लगा दिया और प्रोडक्ट पहले की तरह ही स्मूथ चलता रहा। मैनुअल क्यूए, डेटा एंट्री और सिंपल सपोर्ट जैसे लो स्किल रिपीटेटिव रोल्स एलिमिनेट हो रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ऑटोमेशन नहीं है,
प्रॉब्लम है आउटडेटेड स्किल सेट। और ये चेंज अचानक नहीं आया। इंडस्ट्री में काम करने वालों को वैसे ही काफी टाइम से ये पता था कि इन रोल्स को एक दिन सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर जाएगा। आईआईटी से पास होना भी यहाँ सक्सेस की गारंटी नहीं, क्योंकि कंपनीज को टैग नहीं आउटपुट चाहिए। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आपके स्किल की शेल्फ लाइफ 3-4 साल से ज्यादा नहीं। जो सीखता नहीं, वो चाहे आईआईटी से हो या फिर किसी टियर 3 कॉलेज से, सिस्टम उसे रिप्लेस कर देता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते रहें, क्योंकि जो टेक आज ट्रेंडिंग में है 4-5 साल में वो लेगेसी बन जाएगा। अब स्पेसिफिकली इंडियन टेक कंपनीज की बात करें तो ये अभी भी ग्लोबली एक बजट आउटसोर्सिंग वेंडर के तौर पर जाने जाते हैं, इनोवेशन पार्टनर्स के तौर पर नहीं। इसका कारण है कि जिस कॉस्ट फैक्टर, आउटसोर्सिंग और स्केल के दम पर हमारी कंपनीज ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करती थी, वही आज एआई, ऑटोमेशन और इनोवेशन के जमाने में हमारी कमजोरी बन चुकी है। ग्लोबल कंपनीज को जब कोई कटिंग एज एआई सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो एक्सेंचर, डेलॉइट, मैकिन्सी के पास जाएंगे, विप्रो या टीसीएस के पास नहीं। और इसका कारण ये है कि हमारी टेक कंपनीज का फोकस सर्विसेज ही रहा, जबकि प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस इस समय की जरूरत है। और साथ ही जरूरत है अपनी 1.5 अरब आबादी के लिए खुद के गूगल, फेसबुक या फिर अमेजॉन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने की। लेकिन फोकस तो प्रोडक्ट है ही नहीं। और तो और जो एआई रेवोल्यूशन अभी चल रहा है, उसे ज्वाइन करने में भी इंडियन टेक कंपनीज ने लेट एंट्री मारी, जबकि यूएस और यूरोप की कंपनीज कई सालों से अपने ऑपरेशंस में एआई को इनकॉर्पोरेट कर चुकी थी। आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि इन्फोसिस और टीसीएस ने 2024-25 में आकर डेडिकेटेड एआई बिजनेस यूनिट्स की शुरुआत की, जबकि एक्सेंचर और यूएस की फर्म्स 2020-21 से इस पर काम शुरू कर चुकी थी। वहीं ग्लोबल क्लाइंट्स भी अपनी जरूरतें बदल रहा है और वो ट्रेडिशनल हेडकाउंट बेस्ड आउटसोर्सिंग की जगह एआई ड्रिवन एफिशिएंसी को प्रेफर कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट्स इंफ्रा के लिए 500 ऑफशोर इंजीनियर्स को पे करने की जगह ऐसे ऑटोमेशन सॉल्यूशंस डिमांड कर रहा है जो कॉस्ट को परमानेंटली कट कर सके। और इसके लिए वो या तो ऑलरेडी इन हाउस एआई कैपेबिलिटीज डेवलप करने में लग चुके हैं, या फिर वो स्पेशलाइज्ड एआई स्टार्टअप्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन आईटी इंडस्ट्री की यूएस और यूरोप पर ओवर रिलायंस भी एक बड़ा इशू है। आज लगभग 70% आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन्हीं 2 रीजन से आता है। इसीलिए इन मार्केट्स में होने वाली छोटी सी हलचल भी सीधे इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर असर डालती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और हाई इंटरेस्ट रेट्स के इस दौर में यूएस कंपनीज अपने टेक बजट से कट कर रही हैं, और फिर ऊपर से ट्रंप के टैरिफ्स और वीजा रिलेटेड रेगुलेशंस ने ऑलरेडी प्रेशर में चल रही इंडस्ट्री को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे माहौल में सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट्स पर डिपेंड रहना सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी नहीं है। हमें जरूरत है क्लाइंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की। एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में डिमांड और ग्रोथ का काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज ने अब तक इन रीजन्स पर उतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था। अब दोस्तों, लास्ट चैप्टर पर जाने से पहले एक क्विक अपील कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने से परहेज ना करें, और हो सके तो चैनल को ज्वाइन करके हमारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। चैप्टर 3, सर्वाइव, अपग्रेड और एग्जिट। अब दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक हमने ये समझा कि दुनिया की आईटी इंडस्ट्री कैसे बदल रही है और हम इसमें पीछे क्यों छूट रहे हैं। आइए अब इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है, और अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका सर्वाइवल ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि आईटी इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही, न ये खत्म हो रही है और न ही ये इररिलेवेंट होगी। लेकिन जो चीज खत्म हो रही है वो है आईटी के काम करने का पुराना तरीका। 10 साल पहले अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते थे, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते थे और कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे तो आपको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज उसी नौकरी को पाने के लिए आपको 5 गुना बेहतर करना पड़ेगा। ये मार्केट अब सिर्फ कोडिंग आवर्स, बिलिंग मॉडल्स और चीप मैन पावर से नहीं चलने वाली। मार्केट में अब जरूरत है स्पीड, इंटेलिजेंस और सबसे ज्यादा जरूरी रिजल्ट्स की। इसीलिए इंडियन टेक कंपनीज को भी अपनी फंडामेंटल अप्रोच बदलनी होगी। एआई को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि कोर स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाना होगा। सर्विसेज से ऊपर उठकर प्रोडक्ट्स डेवलप करने, आईपी ओन करने और कंसल्टिंग माइंडसेट बनाना होगा। इसके साथ ही साथ एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजाइन थिंकिंग जैसे हाई इंपैक्ट डोमेन्स में मास लेवल पर ट्रेनिंग अब चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। तभी हम ग्लोबली आउटसोर्सिंग वेंडर्स की अपनी इमेज से निकलकर एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स के रूप में रीब्रांड हो पाएंगे। अब बात करें इस इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की, तो आज कंपनीज को क्लियरली 2 तरह के लोग चाहिए। पहले हैं डिसीजन मेकर्स, जो सिर्फ काम एग्जीक्यूट नहीं करते बल्कि बिजनेस को समझते हैं, ट्रेड ऑफ्स करते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लियर डिसीजंस लेते हैं।
और दूसरे हैं बिल्डर्स, जो सिर्फ टूल्स यूज नहीं करते बल्कि सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, एआई वर्कफ्लोज, स्केलेबल प्रोडक्ट्स और सिक्योर आर्किटेक्चर्स बनाते हैं। और जो बीच के लोग हैं, जो ना तो किसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं और ना ही कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, उन रोल्स को ऑटोमेशन और एआई टूल्स क्वाइटली रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये आईटी इंडस्ट्री का डाउनफॉल है या फिर इसका एवोल्यूशन, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल से मुश्किल टाइम पर भी आईटी नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करती रहेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो आईटी में कोई भी बदलाव आए, इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी नौकरी नहीं जा सकती। सबसे पहले तो जॉब में कंफर्टेबल ना हो। काम का स्मूथ चलना, डेडलाइंस का इजीली मीट होना रेड फ्लैग है, इसीलिए जॉब के कंफर्टेबल लगते ही बदल दें। सिर्फ असाइंड काम ना करें, जितना कहा जाए उतना करके नहीं चलने वाला। उस काम को करने का बेटर, स्मार्टर या फिर फास्टर तरीका निकालें। सिस्टम का ओनर बने, टूल्स का नहीं। कोई फ्रेमवर्क या फिर टूल चलाना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि चीज काम कैसे करती है, क्यों करती है और फेल कहाँ हो सकती है। ये ओनर माइंडसेट होता है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अहम है। हर 6 महीने में सेल्फ ऑडिट करें, खुद से ऑनेस्टली पूछें कि लास्ट नया स्किल क्या सीखा था, और अगर नहीं सीखा तो क्या नए स्किल्स मैं सीख सकता हूँ। एआई को अवॉइड नहीं, इंटीग्रेट करें। आपको बता दूं कि आपकी जॉब एआई नहीं खाएगा, कोई एआई यूज करने वाला बंदा खाएगा। इसीलिए डेली काम में एआई को इन्वॉल्व करें और इन टूल्स को बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके सीखते रहें। दोस्तों, आपका गोल सिर्फ जॉब बचाना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए मार्केट के लिए रेलेवेंट रहना। और जो लोग आज खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, वही कल इस इंडस्ट्री को लीड करेंगे। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि आईटी सेफ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इस इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हो। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्टिफाइड की वीडियोस देखते और शेयर करते रहें, और सबसे जरूरी मुस्कुराते रहें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।